थलापति विजय, सिनेमा के पर्दे पर राज करने वाला एक ऐसा नाम जो अब अचानक सत्ता के गलियारों की सबसे बुलंद आवाज बन चुका है। हमारे इस खास विश्लेषण में हम थलापति विजय के सिनेमाई दुनिया से निकलकर सरकार के नेतृत्व तक पहुंचने के उस 10 साल लंबे और बेहद सटीक मास्टर प्लान को डिकोड करने वाले हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक सुपरस्टार ने दशकों पुरानी राजनीतिक बिसात को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। मई 2026 में तमिलनाडु की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसे अगर हम एक राजनीतिक भूकंप कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 108 सीटें, जरा सोचिए, विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में इतने विशाल जनादेश के साथ डीएमके और एआईएडीएमके जैसी द्रविडियन पार्टियों की मजबूत नींव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, इसने रातों रात स्थापित सत्ता के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, आखिर सिनेमा के एक स्टार ने रातों रात दशकों पुराने राजनीतिक साम्राज्यों और मंझे हुए राजनेताओं को कैसे मात दे दी। खैर, सच्चाई तो यह है कि ये कोई चमत्कार या रातों रात मिली सफलता थी ही नहीं। ये जो भारी जीत हम देख रहे हैं, ये तो उस विशाल हिमखंड का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, जिसे बहुत ही खामोशी और सावधानी से तराशा जा रहा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी 10 साल की खामोश तैयारी की, जो इस पूरी रणनीति की असली नींव है। इस पूरी रणनीति की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 2013 में जाना होगा, जब विजय की फिल्म थलाइवा रिलीज होने वाली थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के साथ उनका एक काफी बड़ा टकराव हुआ था और फिल्म की रिलीज में कई रुकावटें आईं। बस यहीं से उन्हें समझ आ गया था कि अगर व्यवस्था बदलनी है तो राजनीति के मैदान में उतरना ही होगा। लेकिन उन्होंने तुरंत कोई शोर नहीं मचाया। इसके बजाय उन्होंने अपनी राजनीतिक मशीनरी को चुपचाप अंडरग्राउंड कर लिया। फिर 2016 में जयललिता के निधन के बाद जो एक बड़ा राजनीतिक खालीपन आया, उसका बहुत ही बारीकी से आकलन किया गया। और इसी 10 साल की खामोश तपस्या का सीधा नतीजा है 2026 का ये 108 सीटों वाला भूचाल। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू पर, सिनेमा को एक राजनीतिक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया गया। देखिए, उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को एक बहुत ही अचूक हथियार बनाया। उदाहरण के लिए 2014 में आई कत्थी में किसानों के असल मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया। फिर 2017 में मर्सल आई, जिसमें जीएसटी लागू होने की प्रक्रिया पर सीधे सवाल खड़े किए गए। और हाल ही में गॉड और उनकी आखिरी 2026 की फिल्म महज कोई सिनेमाई विदाई नहीं थी, बल्कि राजनीति में उनके प्रवेश का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। बिना कोई सरकारी पद लिए ही वो अपनी फिल्मों के जरिए उन सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की आवाज बन गए जिन्हें पारंपरिक राजनीति पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। स्क्रीन पर उनके किरदारों में भले ही बहुत शोर शराबा और एक्शन हो, लेकिन असल जिंदगी में उनका एक ही सीधा सा उसूल था, इतनी खामोशी से काम करो कि सफलता ही शोर मचा दे। आपको शायद पता हो, जब 1992 में उनका डेब्यू हुआ था तो उन्हें उनके लुक्स के लिए बुरी तरह ट्रोल किया गया था। यहाँ तक कि परिवारवाद का प्रोडक्ट कहकर खारिज भी कर दिया गया था। लेकिन उस उपहास का जवाब उन्होंने कभी चिल्लाकर नहीं दिया, बल्कि पूरी तरह से अपनी खामोश मेहनत पर ध्यान केंद्रित रखा। अब सिर्फ फिल्मों और खामोशी के दम पर तो चुनाव नहीं जीते जाते, है ना? असली बात होती है जमीनी ताकत। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने फैन क्लब्स को एक शक्तिशाली एनजीओ नेटवर्क में बदल दिया। तो ये जमीनी नेटवर्क आखिर बना कैसे? इसके पीछे 3 चरणों का एक बहुत ही सॉलिड ब्लूप्रिंट था। पहला कदम, बेहद वफादार और अनुशासित फैन क्लब स्थापित करना। दूसरा, इन क्लबों को सिर्फ पोस्टर लगाने तक सीमित न रखकर उन्हें एनजीओ में बदल देना। ये एनजीओ गांव-गांव जाकर अस्पताल, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर चलाने लगे। और तीसरा, जब सही वक्त आया तो इसी सेवाभावी नेटवर्क को एक डिजिटल और ग्राउंड लेवल राजनीतिक सेना के रूप में पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया। और ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, जमीनी हकीकत देखिए। विजय के अपने पर्सनल ड्राइवर का बेटा उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और जीत के विधायक बन जाता है। पारंपरिक राजनीति में जहां सत्ता सिर्फ कुछ रसूखदार लोगों के हाथों में होती है, वहां इस एक घटना ने आम जनता को ये पक्का भरोसा दिला दिया कि इस नए आंदोलन में एक आम इंसान के लिए भी पूरी जगह है। यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है तमिलनाडु की वो दशकों पुरानी लेगेसी पॉलिटिक्स जिसमें परिवारवाद हावी है, और दूसरी तरफ है विजय का बेबाक स्टैंड। साल 2020 में जब उनके डायरेक्टर पिता ने बिना उनकी मर्जी के उनके नाम पर एक प्रॉक्सी पार्टी रजिस्टर करानी चाहिए, तो विजय ने अपने उसूलों के लिए अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया।
इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया कि उनकी पहचान उनकी अपनी है, वो किसी पारिवारिक विरासत के मोहताज नहीं हैं। उनकी राजनीति में ना दिखावे के लिए कोई जगह नहीं रही। अपनी दिवंगत बहन की याद में शिक्षा और जरूरतमंदों को करोड़ों का दान देना, लेकिन कभी भी कैमरे के सामने उसका प्रचार नहीं करना। 2021 के चुनावों की ही बात ले लीजिए, जब महंगाई अपने चरम पर थी, तब अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बिना किसी लाभ लश्कर के वो साइकिल से वोट डालने चले गए। राजनीतिक दिखावे से थक चुकी जनता के लिए बिना कुछ बोले किए गए ये सारे काम एक बहुत गहरे भरोसे का कारण बन गए। अब बढ़ते हैं राजनीति के सबसे संवेदनशील हिस्से की तरफ, पहचान का खेल, जहां धर्म और राजनीति अक्सर आपस में टकराते हैं। जब विरोधियों ने उन्हें कमजोर करने के लिए उनके ईसाई जन्म के नाम यानी जोसेफ विजय को उछाला और मतदाताओं के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की, तो उन्होंने बहुत ही शांति से इसका जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य को अपनी ढाल बनाया। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले एक तमिल हूं। इस एक लाइन ने विरोधियों को पूरी तरह पस्त कर दिया। उन्होंने अपनी पहचान को तमिल राष्ट्रवाद के साथ इतनी मजबूती से जोड़ दिया कि ध्रुवीकरण की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। रैलियों के दौरान वे मंदिरों में भी गए और मस्जिदों में भी, जिससे एक सर्वसमावेशी नेता की छवि उभर कर सामने आई। उन्होंने आस्था को एक नितांत निजी मामला बताया और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सबसे ऊपर रखा। इस रणनीति ने सांप्रदायिक नैरेटिव की पूरी तरह हवा निकाल दी। यहाँ तक तो बात हुई जमीनी हकीकत की, लेकिन अब एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो इस पूरी कहानी में एक हैरान कर देने वाला दूरदर्शी पहलू जोड़ता है। फिल्म गोट में नजर आई उस कार की नंबर प्लेट TN07 CM2026 का आखिर रहस्य क्या था? इसे महज एक इत्तफाक मान लेना तो बहुत मुश्किल है। इस एक चीज ने लोगों के मन में गहराई से ये बात बिठा दी कि विजय का 2026 में सत्ता के शीर्ष पर बैठना मानो कोई कुदरती फैसला हो, या फिर एक ऐसी योजना जिसे बहुत पहले ही पूरी तरह से फिक्स किया जा चुका था। और इन 10 सालों की खामोश लेकिन अचूक तैयारियों का अंतिम परिणाम आज बिल्कुल हमारे सामने है। तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त एक ऐसे अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है जहां दशकों से एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही पार्टियां DMK और AIADMK सिर्फ विजय के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आपस में गठबंधन करने तक पर विचार कर रही हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी स्थापित व्यवस्था का इस तरह से एकजुट होना उनके बनाई गई इस जमीनी ताकत का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस पूरे विश्लेषण से ये तो साफ है कि ये जीत कोई रातों रात हुआ करिश्मा नहीं, बल्कि एक दशक की अटूट खामोशी और जमीनी मेहनत का नतीजा है। लेकिन जाते जाते एक सवाल हमें जरूर सोचना होगा। स्क्रीन पर हर मुश्किल को हराने वाला ये हीरो क्या असल जिंदगी की सत्ता, गठबंधन की मजबूरियों और शासन की उन क्रूर वास्तविकताओं के बीच तमिलनाडु के लिए सफलतापूर्वक एक नई कहानी लिख पाएगा? क्या उम्मीदों का ये नया सूरज जमीनी कसौटियों पर भी पूरी तरह खरा उतरेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।